एक सवाल कि कोलकाता कांड का आखिर पूरा सच क्या है। निर्भया केस का क्या सिर्फ एक आरोपी है या फिर और भी कई चेहरे इसमें शामिल हैं? इन सवालों के जवाब का इंतजार इस वक्त पूरे देश को है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर पहली बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कोलकाता पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। सीवी बोस ने कहा कि रेप और मर्डर सरकार का फेलियर है। स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन, ममता बनर्जी के पास है सब। यहां कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल में उल्टा पुल्टा शासन चल रहा है। राज्य में कई जगहों पर गुंडा राज है। बंगाल में कानून का राज स्थापित करेंगे। हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जो कि एक बड़े साहित्यकार भी हैं, यहाँ पर राज्यपाल हैं, एक तरीके से अभिभावक हैं पश्चिम बंगाल के। सर, जो परिस्थिति है इस समय, क्या आपको लगता है कि अगर पुलिस ने ठीक से काम किया होता तो ये नृशंस हत्याकांड रोका जा सकता था? ये बहुत दुख की बात है। कलकत्ता पुलिस अपना काम ठीक तरह से नहीं करता है, इसलिए इस दुर्व्यवस्था हुआ है। इसी हालत में मुख्यमंत्री इसका लीडरशिप देना है। मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है, मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर है। ये मुख्यमंत्री के हाथ में है, एक्शन लेना है, आलिबी नहीं, एक्शन लेना है। पुलिस को अलर्ट करना है। पुलिस अपने काम करना ही है। मुख्यमंत्री आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। डार्क सिटी है, रास्ते में जाने में प्रोटेस्ट होगा तो गवर्नमेंट में एक्शन चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं। वो एक्शन होता है तो ये रोड स्टेम कर सकता है, नहीं तो बंगाल सोसाइटी में भय है, भय, छात्रों को भय है। गुंडा राज होता है कैंपस में। सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है बंगाल में। उल्टा पुल्टा शासन लोग कहते हैं, उसमें सच है। लोग हमारे उनके आंतरिक शक्ति पहचानना है। कबीर का दोहा है, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में, जो पुखपन में बास, कस्तूरी का मृग जो भर भर ढूंढे खास। लोगों को पहचाना है, तेरा शक्ति तुझ में, तेरा शक्ति, वो आंतरिक शक्ति पहचानना है। नहीं तो पुलिस से नीति नहीं मिलता, गवर्नमेंट इनएक्शन होता है। ए चेंज इज रिक्वायर्ड, दैट चेंज विल कम। दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। नाउ द सिचुएशन इन बंगाल इज फुल ऑफ फियर साइकोसिस। देयर इज गुंडा राज इन मेनी प्लेसेस। अगर किसी एक व्यक्ति की बात न भी करें तो संस्थान के तौर पर क्या कभी आरजीकर को लेकर के कोई शिकायत सुनने को मिली थी? आरजीकर इंसिडेंट में सिस्टमिक फेलियर हुआ है, गवर्नमेंट का फेलियर हुआ है, पुलिस का फेलियर हुआ है, वो सबको मालूम है। इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ बाहर आएगा। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसी हालत में एक डॉक्टर बेटी का शव मिला और परिवार से कह दिया गया कि उसकी तबीयत खराब है और फिर कह दिया गया कि उसने आत्महत्या किया? ये क्या एक सहज सामान्य बात लगती है, नॉर्मल बात हो सकती है? क्या इसके पीछे कुछ लग रहा है? इस इंसिडेंट में सच की हत्या हुआ है। Truth has been murdered. Truth will come out. तो
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को आपने सुना, जो इस पूरे इंसिडेंट को लेकर सवाल राज्य सरकार पर खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी ठीक नहीं है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि कहीं भी अन्याय होना हर जगह न्याय के लिए खतरा है। क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो कोलकाता की निर्भया को न्याय मिलना ही चाहिए। इसीलिए सीबीआई ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है ताकि 8 और 9 अगस्त की रात का पूरा सच क्या है वो जल्द से जल्द सामने आ सके। सीबीआई की टीम ने आज फिर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। एक टीम आरोपी संजय रॉय के घर पर भी पहुंची। इसी बीच कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी भी सौंपी है। सूत्र बता रहे हैं कि ये जो डायरी है वो मृतका की लाश के पास से बरामद हुई। डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में सीबीआई पूरा सच सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश को झकझोर देने वाली वारदात के कितने गुनहगार हैं, कौन हिस्सेदार हैं और कौन जिम्मेदार। 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक की कड़ियों को सिलसिलेवार तरीके से बताती ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अगस्त की रात को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 9 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में गूंजती चीखें किसी ने क्यों नहीं सुनी। 9 अगस्त की रात डिनर के दौरान डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ, आखिरी बार किसने देखा। 9 अगस्त की रात की दरिंदगी को खुदकुशी किसने बताया। कई घंटों तक शव को क्यों और किसने छुपाया। कितने गुनहगार हैं, कौन जिम्मेदार है, कौन हिस्सेदार है। आखिर 9 अगस्त की रात का पूरा सच क्या है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर भी इवेंट देखते हैं। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी पर थी। इवेंट खत्म होने के बाद रात का खाना ऑर्डर किया। रात 12:30 बजे सेमिनार रूम में ही खाना खाया और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। लेडी डॉक्टर सेमिनार रूम में ही सो गई, लेकिन यही रात देश की एक बेटी के लिए आखिरी रात साबित हुई। कल की सुबह आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक डॉक्टर का शव मिला। आखिरकार उस रात हुआ क्या था। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर से दरिंदगी की इंतहा की गई थी। जिस्म को गिद्ध की तरह नोचा गया था। शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे। आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। शरीर का हर हिस्सा डॉक्टर बेटी से हुई हैवानियत की कहानी बयान कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हर पन्ना डॉक्टर से दरिंदगी की कहानी कह रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से परिवार वालों को आत्महत्या की कहानी बताई गई। क्या वाकई ऐसा हुआ? कोलकाता में हुई खौफनाक वारदात की खबर देश भर में फैल चुकी थी। सुनने वाला हर शख्स सकते में था। कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो चुके थे और कोलकाता पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी पीठ ठोक रही थी। So the case has been started both under rape and murder. So this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much law permits. मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर पाया कि संजय रॉय पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद वो दोबारा 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 बजे वहां से निकला। इसके बाद सॉल्ट लेक में मौजूद बैरक में आकर पुलिसकर्मियों के पास सो गया। इस दिन
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। 24 घंटे में एक्शन न होने पर स्ट्राइक पर जाने की चेतावनी दी। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। मामले को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी थी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसका इन्वेस्टिगेशन हम चाहते हैं कि सीबीआई के द्वारा। बीजेपी मामले पर लीपापोती का इल्जाम लगा रही थी। ममता सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। वारदात को 2 दिन बीत चुके थे। दीदी की पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। अस्पताल में हुई हैवानियत के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। कोलकाता के साथ ही देश के कई शहरों में प्रदर्शन होने लगे। 11 अगस्त को विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने आरजीकर अस्पताल में जब अपना प्रदर्शन शुरू किया तो उस समय कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने दौरे के दौरान उन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात भी की। कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि वारदात की रात जिस एसीपी चंदन गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए। कमिश्नर ने बताया कि एसीपी चंदन गुप्ता को हटा दिया गया है। इसके साथ ही 11 अगस्त को ममता बनर्जी सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किया, तो दूसरी ओर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया ने 12 अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान कर दिया। गम और गुस्सा था। नारों, तख्तियों, बैनरों के जरिए आवाज बुलंद की जा रही थी। 12 अगस्त को देश के हर छोर से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही थी। दिल्ली से देहरादून और जयपुर से लेकर जबलपुर तक रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतर चुके थे। कोलकाता में लेडी डॉक्टर को इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। सभी की एक ही मांग थी कि हॉस्पिटल में हुई हैवानियत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया जाए। कोई भी सेफ नहीं है नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में वर्क करने का। रोड की कहीं और जाने की तो बात अलग है। 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती हम नहीं सुनेंगे। 3 से 4 लोग इन्वॉल्व थे, एक को पकड़ा है। They should all be literally hunted and hanged to death. हमारा भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। All doctors are standing for her and we want the Central Protection Act. रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल थे, तो सरकार का हलक सूख चुका था। लिहाजा ममता बनर्जी ने भी अपनी पुलिस को अल्टीमेटम देने में देर नहीं की। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা খুন কিনারা করতে না পারে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम देने के बावजूद आक्रोश कम नहीं हुआ। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, शिमला, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम समेत देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं था जहां डॉक्टर्स ने कोलकाता के निर्भया को इंसाफ और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया। कोलकाता में रेप और मर्डर कांड को 4 दिन हो चुके थे। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर सड़क पर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ चुका था। सभी मेडिकल कॉलेजों को डॉक्टर्स की सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए गए। आईएमए का डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिला। डॉक्टरों को सेफ्टी के लिए एक सेंट्रल लॉ आया जाए। बेटी बचाओ के लिए हमें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इसी दौरान कोलकाता हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आता है। हमने पुलिस को जांच के लिए समय दिया होता
लेकिन मामला अजीब है। घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। पुलिस को केस से जुड़े सभी मटेरियल 14 अगस्त 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने को कहा। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। त्याग पत्र दे दीजिए। लेकिन उससे पहले ही 13 अगस्त की शाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। अस्पताल में उसी जगह तोड़फोड़ की गई जहां हैवानियत को अंजाम दिया गया था। टूटी दीवारों और लटकते बिजली के तारों वाला ये वो सेमिनार रूम है जहां वारदात हुई, और उसके ठीक बगल में यानी 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ की गई। हम लोग बहुत उद्विग्न है इस इंसिडेंट्स के लेके। हम लोगों का ये मांग है सीबीआई हम लोगों के से बात करे। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने पुलिस से जांच रिपोर्ट यानी केस डायरी ली। सबसे पहले कोलकाता पुलिस की तरफ से केस में दर्ज बयानों की जांच की। कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय रॉय को भी सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने उसी दिन संजय रॉय से पूछताछ शुरू की। सीबीआई की टीम के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी कोलकाता पहुंची। मकसद नए सिरे से सबूतों की तलाश करना था। लेकिन उसी रात अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबूतों की मिटाने की साजिश को सामने रख दिया। ओके मारा। 14 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें बताती हैं कि कॉलेज में कैसा हंगामा हुआ। अस्पताल के बाहर मौजूद भीड़ उपद्रव करने लगी। उपद्रवियों ने अस्पताल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में रखी मशीनें, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सवाल उठे कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले गुंडे कौन थे? क्या इसका मकसद सबूत मिटाना था? सबूत मिटाकर किसे बचाने की साजिश थी? अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद विपक्ष लगातार यही सवाल पूछ रहा है। सवाल ये भी उठता है कि रेपिस्ट निश्चिंत है, लेकिन प्रोटेस्टर्स पर मॉब आकर हमला करती है। ये कैसे संभव है कि गुंडे आकर, मॉब आकर अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं और मीडिया की रिपोर्ट्स ये कहती है उन चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं जो शायद एविडेंस का हिस्सा है। अस्पताल में बहुत सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? ये सही नहीं है। आरोप मिटाने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई इसको मिटाने का कोशिश नहीं करेगा। जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब कोलकाता की डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की जंग भी तेज हो चुकी थी। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर राजनीति अपनी चालें चलती रही, तो दूसरी तरफ डॉक्टर सड़क पर इंसाफ की जंग लड़ते रहे। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम पीड़िता के घर पहुंची। हत्या के आरोपी संजय रॉय की मां ने एबीपी न्यूज से कहा कि संजय को सजा मिलनी चाहिए। बहुत खराब लग रहा है, ऐसा कर सकता है? जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया, उनका भगना भगनी कोई अपना करियर खराब कर सकता है? 16 अगस्त का दिन राजनीति के नाम रहा। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता सरकार आवाज दबाना चाहती है। हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी डर गई है
हम लोग चाहते हैं वो पदत्याग करें, बिकॉज शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मार्च निकाल रही थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग के लिए सीएम ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतर आई। महिलाओं के साथ मैलाली से डोरीना क्रॉसिंग तक पैदल मार्च किया। आरोप लगाया कि 14 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट की साजिश है। সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। মণিপুরে বিজেপি কটা টিম পাঠিয়েছিলেন, সিপিএম কটা টিম পাঠিয়েছিলেন, হাতরাসে কজনকে পাঠিয়েছিলেন, উন্নয়তে কাকে পাঠিয়েছিলেন। साफ है कि हफ्ते भर में ही देश की होनहार बेटी से हैवानियत सियासत के फेर में फंसने लगी है। राजनीति के वार पलटवार के बीच सीबीआई वारदात से जुड़ी एक एक कड़ी खंगाल रही है। फिलहाल जांच की सुई वारदात को सुसाइड बताने वाले कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की तरफ मुड़ गई है। घोष से पूछताछ में पता लगाया जा रहा है कि वारदात के बारे में आपको जानकारी कब मिली, आप कितने बजे अस्पताल पहुंचे, आपको किसने घटना के बारे में जानकारी दी, क्या पीड़ित ने आपको पहले कोई शिकायत दी, क्या आप संजय रॉय को जानते हैं, डॉक्टर्स स्टूडेंट में आपको लेकर गुस्सा क्यों है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या देश की डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, क्या सीबीआई 9 अगस्त का संपूर्ण सच पता लगा पाएगी या फिर कोलकाता की निर्भया की चीखें सियासत के शोर में गुम होकर रह जाएंगी। और अब इसी खबर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे दूं। सूत्रों से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली से सीएफएसएल की टीम कोलकाता पहुंची है। टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेगी, आरोपी के बारे में जानने की कोशिश करेगी। सीबीआई की टीम आरोपी की मनोदशा क्या है वो समझने की कोशिश की जाएगी। तो सीएफएसएल की टीम पहुंची है कोलकाता। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार सीबीआई इस मामले में तफ्तीश कर रही है और अब सीएफएसएल की एक टीम को कोलकाता बुलाया गया है, जहां पर आरोपी के बारे में और जानने की कोशिश, उसकी मौजूदा मनोदशा क्या है ये समझने की कोशिश ये टीम करेगी। अब बात उदयपुर की, जहां एक दिन पहले स्कूल में चाकूबाजी की वारदात के बाद माहौल बिगड़ गया था, लेकिन अब उदयपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी तरफ चाकूबाजी के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। चाकू मारने वाले आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। दीवार गिराई, छत ढहाई और फिर पूरा मकान ही जमींदोज कर दिया गया। नुकीले डैनों से सीमेंट की दीवारों को ढहाते बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें उदयपुर की हैं और तहस नहस होता ये घर उसी शख्स का है जिस पर उदयपुर जैसे शांत शहर को सुलगाने की साजिश का आरोप है। उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी छात्र अयान शेख के घर को बुलडोजर से समतल कर दिया गया। सुबह अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया गया। इसके थोड़ी देर बाद ही उदयपुर नगर निगम की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान सबसे पहले घर का लाइट कनेक्शन काटा गया, उसके बाद पानी का कनेक्शन काटा गया और फिर प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा। सलीम शेख अयान शेख के पिता, और अयान शेख ने ही अपने सहपाठी को चाकू मारा था। देवराज की स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन इस बीच नगर निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सलीम शेख का ये दीवान शाह अली कॉलोनी का मकान, और इस वक्त हम देख सकते हैं नगर निगम के दस्ते और नगर निगम के कर्मचारी घर का सामान सुरक्षित निकालने के लिए लगे हुए हैं। ट्रैक्टर के जरिए सामान निकाला जा रहा है। इसके पहले
घर की बिजली को काटा गया ताकि किसी अप्रिय वारदात से बचा जा सके। इसके बाद यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम और वन विभाग ने नोटिस जारी किया था सलीम शेख के नाम पर कि ये जो जमीन है ये वन विभाग की है और इस पर उन्होंने अपना मकान अवैध रूप से बना रखा है। चाकू मारने वाले अयान शेख और उसके पिता सलीम शेख की गिरफ्तारी वारदात वाले दिन ही कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस घर में आरोपी का परिवार किराए पर रह रहा था। निगम ने पहले घर में रखे सारे सामान को पिकअप में भरकर शिफ्ट करवाया। इसके बाद करीब आधे घंटे की बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस दौरान 6 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। घंटों पहले तक यहाँ पर सलीम शेख का मकान था, लेकिन नगर निगम उदयपुर ने कार्रवाई करते हुए इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दोनों जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को साफ किया जा रहा है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कुछ देर पहले जहां यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से भारी पुलिस बल के बीच इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब ये कार्रवाई लगभग खत्म होने को है और ये ज़मीन समतल होने के बाद यहाँ से पूरे मलबे को साफ कर दिया जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर यहाँ अभी भी पुलिस के अधिकारी और तमाम लोगों को रोका गया है, लेकिन ये कार्रवाई लगभग पूरी होने को है। और अब ये बताने के लिए भी काफ़ी है कि इस तरीके के मामलों में अगर कोई शामिल होता है तो उसके खिलाफ प्रशासन चाहे तो कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। चाकूबाजी की वारदात के बाद एक दिन पहले तनाव का माहौल रहा। शहर के सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ सड़क पर उतरी, जमकर हंगामा और बवाल किया। बाजार बंद करवा दिए, शॉपिंग मॉल में पथराव और तोड़फोड़ की, गैराज में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। पर मैं सभी से अपील करता हूं कि किसी प्रकार की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। आप देखोगे कि अभी पूरे शहर में शांति बनी हुई है। अपराधियों से किसी भी वर्ग ने अभी तक कोई सिम्पथी या किसी प्रकार के उनके संरक्षण के लिए बात नहीं किया है। ये बहुत अच्छा संकेत। उदयपुर में हालात काबू में हैं, लेकिन चाकूबाजी की वारदात के बाद आज उदयपुर में बंद का माहौल रहा। ज्यादातर बाजार बंद रहे। तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू है, इंटरनेट बंद है और स्कूल कॉलेज आज नहीं खुले हैं। झीलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर उदयपुर में माहौल अशांत हो गया और ऐसा हुआ 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना को लेकर। मैं इस वक्त उदयपुर के बापू बाजार में हूँ। ये उदयपुर का एक प्रमुख बाजार है और अगर इस चाकूबाजी की घटना के बाद उपजे विवाद को लेकर बात की जाए तो बाजार फिलहाल खुला नहीं है। ये वो इलाका है जो जहाँ पर दोनों बच्चे पढ़ते थे, उसके स्कूल का नज़दीकी इलाका कहा जा सकता है। बाजार की स्थिति की बात करें तो हालांकि किसी भी प्रकार के बंद का आह्वान किसी भी संगठन ने नहीं किया और उसी की वजह से लोगों ने तनाव को देखते हुए अपनी दुकानें अभी तक नहीं खोली हैं। उदयपुर वाली घटना को लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जताई है, साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं, और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। उदयपुर में जो घटना घटी, मैं उन परिवारों को कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को जिहाद मत सिखाओ, संस्कार सिखाओ। जिहाद से गोला बारूद पत्थर मिलता है। बांग्लादेश जैसे बर्बाद हुआ वैसे बर्बादी, पाकिस्तान की जैसी बर्बादी, सीरिया इत्यादि में जो बर्बादी वैसी बर्बादी होती है। इसलिए कलम देने में बच्चे का भविष्य बनेगा, जिहाद सिखाने में भविष्य उनका बर्बादी होगा। इस राजनीति के बीच उदयपुर में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो दूसरी ओर वारदात में घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।